हरे कृष्णा। तो आप लोग का ज्योतिष से कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लास स्थगित था क्योंकि हम खुद बाहर गए हुए थे। कल मैंने एक क्लास रखा था, उसमें हमने बहुत सारे कैसे कर्मा का प्रिंसिपल्स एक जीव के ऊपर कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। लेकिन एक्चुअली मैं कल बाहर था तो उतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो आवाज़ आने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ आ रहा था। तो जो भी टॉपिक कल हुआ था उसको हम अगले के आने वाले सेशंस में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जिनका छूट गया है, कुछ कल समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, एक एक करके धीरे धीरे हम आगे के सेशन में उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप को हिंदी में कुंडली भी बोलते हैं या फिर इसको कुंडली या फिर जन्मपत्री के नाम से भी ऐसे जानते हैं, जन्म कुंडली के नाम से भी जानते हैं। तो ये आखिर होता क्या है, कैसे बनता है, किस किस तरह इसका उपयोग होता है, ये सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो आप सभी का स्वागत है ज्योतिष कक्षा में। एक छोटे से प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो ज्योतिष का जो सबसे जैसे मैंने बताया था दो भाग होता है, एक गणित ज्योतिष होता है, एक फलित ज्योतिष होता है। तो अभी तक हमने जो जो कुछ डिस्कशन किया है वो गणित ज्योतिष का पार्ट था। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों आपस में बराबर लाइन पे चलते हैं, क्योंकि फलित ज्योतिष का आधार है गणित ज्योतिष और गणित ज्योतिष का एप्लीकेशन है फलित ज्योतिष। तो जैसे योग, नक्षत्र, पंचांग ये सब निकालना गणित ज्योतिष का पार्ट है। आज से जो हम लोग चालू कर रहे हैं वो फलित ज्योतिष। इसमें हम लोग हॉरोस्कोप देखेंगे, आखिर ये हॉरोस्कोप होता क्या है। तो हर चीज़ का हॉरोस्कोप, हर जीव का, हर आदमी का जब जन्म होता है तो उसके अनुसार उसका एक हॉरोस्कोप निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं पंडित जी इसका थोड़ा कुंडली बता दीजिए ना, बच्चा कैसा होगा। तो आखिर ये बनता कैसे है, क्या चीज़ होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो व्यक्ति का जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के समय जो आकाश का नक्शा है उसी नक्शे को हम लोग एक कागज़ पे या एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं कि वो नक्शा कैसा है, कौन से तारा कहाँ पे है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन से राशियाँ कहाँ पे है। उसको ड्रॉ करने का जो तरीका होता है उसी को और उसको बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो आप देखते होंगे इस हॉरोस्कोप को ड्राइंग करने का बहुत सारे तरीका होते हैं।
ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ इसको। ऐसे होते हैं, ये 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 घर होते हैं। तो एक इस तरीके से ड्राइंग होता है। इसको ये जनरली जो तरीका है ड्राइंग करने का, ये उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में लोग इसको इसी चीज को अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये जो टाइप साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है। हाँ, हर स्कूल में हाँ 12 घर होते हैं। ये अभी राशि नहीं है, इसको राशि में हम बताएंगे राशि इसमें कैसे जाते हैं। 12 राशियाँ भी होती है और 12 घर भी होते हैं। ये जो 12 जो घर होते हैं ये व्यक्ति के जीवन के 12 अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। हर घर एक हिस्से को दर्शाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट बता रहे हैं कितने तरह के होते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में ये प्रचलित है ज़्यादा, साउथ इंडिया में ये प्रचलित है। ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, दोनों ही सही है, बस उसको बनाने का तरीका अलग है। आप उसी तरह वेस्ट इंडिया में जाओगे तो उन लोग थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं इसी चीज़ को, उन लोग का तरीका ऐसे है। तो इसमें भी आपको 12 घर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ये वेस्ट इंडिया में ज़्यादा फेमस है। उसी तरह आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, फॉरेनर्स में, अमेरिका, यूरोप में, उधर उधर दूसरी तरह से प्रचलित है। उधर वो लोग ऐसे बनाते हैं 12। इनका भी 12 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा फॉलो होता है। ये 4 तरह से हम लोग दर्शाते हैं। किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, मैं ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया वाला यूज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि होता है, आप साउथ इंडियन वाला भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप पहले से अभ्यस्त नहीं है, तो अगर आप नया नया चालू करें तो यही वाला चालू करिए। इवन साउथ इंडिया वाले लोग भी बोलते हैं, उनका भी आदत हो गया तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो बोलेंगे आप नॉर्थ इंडियन वाला ही फॉलो करिए, ये ज़्यादा आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली कैलकुलेट आमने सामने दिखती है। दोनों में फ़र्क होता है एक चीज़, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या फ़र्क होता है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया, बहुत सिंपल है। आप बस याद भी कर सकते हैं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए 12 घर होता है और राशियाँ कितनी होती है? 12 राशियाँ। तो इसको जो बोलते हैं इसको प्रथम भाव बोलते हैं। प्रथम एक्चुअली घर घर हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में, लेकिन ज्योतिष के भाषा में इसको भाव बोलना चाहिए। भाव इसलिए बोलते हैं कि एक हर घर जो होता है, हर जो भाव होता है, भाव मतलब एक घर ही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको हाउसेस बोलते हैं, हिंदी में घर बोलते हैं, और ज्योतिष के भाषा में भाव बोलते हैं। वो एक भाव को प्रधान करता है, एक भाव प्रधान घर होता है, उस भाव को डिनोट करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं, जो चौथा घर होता है इसको सुख स्थान बोलते हैं, इसको वह स्थान बोलते हैं। ऐसे करके हर घर एक भाव को दिखाता है। आप धीरे धीरे करके आप जब प्रैक्टिस करते हैं कि आपको खुद ही समझ में आने लगे कौन सा घर कौन सा स्थान। तो ये प्रथम घर होता है, ये द्वितीय घर होता है, ये तृतीय घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां, 11वां और 12वां। और राशियाँ कितनी होती है? 12। तो इस 12 राशियों को इस 12 घर में हम लोग बैठाते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये राशियों का नंबर नहीं है, ये भाव का नंबर यहाँ पे लिखा है। जनरली भाव का नंबर हम लोग लिखते नहीं है, इसीलिए हॉरोस्कोप में जनरली जो नंबर लिखा रहता है वो राशि का नंबर लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, इससे लिखता हूँ, ऐसे रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर लिखा रहेगा। यहाँ मतलब हुआ कि चौथी राशि है। यहाँ पे चार कौन सी राशि? चौथी राशि कौन सी? कर्क है, कैंसर। और इसके बाद से सीरियली इसमें भरा जाएगा। चौथा के बाद क्या आता है? 5वां, दूसरे भाव में 5वां चला जाएगा। बीच वाला 4 नंबर को घर क्या करते हैं? कौन सा बीच वाला? 4 नंबर लिखा तो कुछ बोलते हैं। हाँ, ये पहला घर होता है। तो कोई भी इसको लग्न बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में एसेंडेंट भी बोलते हैं, ASCEND एसेंडेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको लग्न भी बोलते हैं। पहला घर को सिर्फ ये फर्स्ट हाउस होता है, प्रथम भाव इसको बोल सकते हैं। प्रथम भाव को एसेंडेंट बोलते हैं, लग्न बोलते हैं। इसमें जो राशियाँ होती है उसको लिखते हैं। उसके बाद से जो राशि होती है वो सीरियली आती है। चौथा के बाद कौन सी राशि आएगी? 5वां। इसके कौन सी? छठा। यहाँ पे 7वीं आ जाएगी, यहाँ पे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12वीं के बाद फिर से पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे सीरियली इसमें अरेंज होता है। तो जब पहला, अब ये पहला कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर ही राशि आएगी, जो लग्न की जो राशि आएगी 4 नंबर आएगी। तो ये लग्न की जो राशि होती है वो कैसे दिशा होता है? जब किसी का जन्म होता है, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ पे जो राशि उगती रहती है, हर राशि उगती है और ढलती है। और क्योंकि राशि चक्र हमेशा घूम रहा है, तो जन्म के समय जन्म स्थान से पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उग रही है वो लग्न की राशि होती है। क्लियर? सूर्य उगता है, देखते हैं सुबह 6 बजे उगता है। किसी का जन्म मान लीजिए दोपहर में 2 बजे हुआ, तो 2 बजे भी कोई राशि उग रही होगी, क्योंकि वो चक्र है। एक नंबर राशि होगी मान लीजिए 2 बजे, 4 बजे 2 नंबर राशि होगी, क्योंकि 2-2 घंटे में राशियाँ बदलते रहती है पूर्वी क्षितिज पे। तो ऐसे करके तो पहला जो राशि निकलेगा वो लग्न हो जाएगा। उसके बाद का जो है हम अपने आप कैसे बैठा देते हैं, ये 12वां घर में। ठीक है। और याद रखिएगा जो भाव जो लिखा रहता है हॉरोस्कोप के अंदर वो घर का नंबर नहीं, वो राशि का नंबर लिखा रहता है। वो कोई भी हो सकता है। ये जो प्रथम भाव है, जैसे मैंने बताया हर भाव लाइफ के कोई ना कोई एस्पेक्ट को दर्शाता है। तो जो प्रथम भाव है वो व्यक्ति का बचपन का चीज़ें दर्शाता है। चाइल्डहुड उसका कैसा बीता है, ठीक है, बचपन में उसका शरीर कैसा है, उसके शरीर के बारे में बताता है।
उसका हेड, सर के बारे में बताते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ होते हैं, ओवरऑल उसका कैरेक्टर कैसा है, वो सब चीज़। प्रथम भाव आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं, वैसे धीरे धीरे आपको याद हो जाता है। हमारे शरीर के बारे में बताता है, हमारे मुख नहीं क्या बोलेंगे इसको, मस्तक या बोल सकते हैं, मुख के बारे में बताता है। हमारा चरित्र के बारे में बताता है, हमारे बचपन के बारे में बताता है, बचपन कैसा बीता होगा उसका, उसके बारे में बताता है। ये सिर्फ प्रथम भाव से नहीं डिसाइड करते, प्रथम भाव कैसा हुआ उसका, वैसा ही उसका ये सब चीज़ हुआ होगा। फिर ये होता है दूसरा, दूसरा भाव जो होता है इसको धन स्थान बोलते हैं। ये धन के बारे में दर्शाता है। हमारा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या बोलेंगे हिंदी में, फेस को भी दिखाता है चेहरा। और एक फेस वैल्यू होता है, जैसे आपकी कीमत क्या है, समझ रहे हैं, आपको सोसाइटी में लोग कैसे देखते हैं, जैसे होता है ना किसी चीज़ का फेस वैल्यू, वो भी आपका फैमिली को दर्शाता है। फैमिली मतलब परिवार को दर्शाता है। हाँ, स्टेटस। स्टेटस देखिए, परिवार से ही हमारा स्टेटस आता है ना, हम किस कुल में जन्मे हैं, हमारे परिवार का खानदान कैसा है, तो एक तरह से आपका वो फेस वैल्यू है। तो फेस चेहरा नहीं हुआ ना, वो फेस भी हुआ, क्योंकि हर भाव शरीर का कोई अंग भी दर्शाता है और कोई परिवार का एक हमारा रिलेशन भी दर्शाता है, मतलब बहुत चीज़ दर्शाता है। एक है ये हमारे धन को भी दर्शाता है, तो बहुत सारी चीज़ को दर्शाता है। जैसे ये हो गया, ये हमारे लेफ्ट आई को भी दर्शाता है, लेफ्ट आई आँख को भी दर्शाता है। एक मिनट, ये लेफ्ट या राइट को ये लेफ्ट आई, ये राइट आई, ये राइट आई। हमारे स्पीच को भी दर्शाता है, हम कैसा बोलेंगे। बोलते हैं ना, जुबान की कीमत होती है, जबान की कीमत होती है। जो भी कीमती चीज़ है हमारे चीज़ से जुड़ी हुई, वो भी दिखाती है स्पीच। फिर ये और दर्शाएंगे, हाँ, टंग को भी दर्शाते हैं। फिर ये तीसरा जो घर होता है, तीसरा घर जो दर्शाता है, वो आपके पुरुषार्थ को दर्शाता है। पुरुषार्थ मतलब करेज बोल सकते हैं इंग्लिश में, करेज, साहस जिसको बोलते हैं ना, कोई भी काम करने का जो साहस होता है, उस चीज़ को दर्शाता है। ये आपको सिबलिंग्स को दर्शाता है। सिबलिंग्स मतलब आपके जो भाई बहन हुए, मोस्टली यंगर सिबलिंग्स को दर्शाता है, यंगर सिबलिंग्स। फिर ये आपके शॉर्ट ट्रेवल्स, इधर उधर हम लोग छोटे मोटे जो घूमते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से कल मायापुर गए, शॉर्ट ट्रेवल्स हुआ, तो उसको भी दर्शाता है। ये फिर हमारे कम्युनिकेशन को दर्शाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब हम कैसा सोचते हैं अपने दिमाग में। कोई भी चीज़ करने के पहले हम दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, एक मंथन करते हैं दिमाग के अंदर, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है। ये सब चीज़ तीसरा घर दर्शाता है। ये वाला सिबलिंग्स अपने जो
यंगर सिबलिंग्स जनरली, जो भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। फिर ये जो है चौथा घर है। चौथा घर क्या दर्शाता है? चौथा घर से हमारे इमोशंस को दर्शाता है। इमोशंस हमारे मदर के बारे में बताता है, माँ के बारे में। इमोशंस मतलब भावना, हमारे भावनाओं को बताता है, माँ के बारे में बताता है, हमारे घर के बारे में बताता है, हाउस। जैसे व्हीकल के बारे में बताता है, व्हीकल मतलब गाड़ियों के बारे में। हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, और शरीर का अंग में नेक मतलब गर्दन के बारे में बताता है। इसमें से छूट गया था, ये शरीर का अंग सोल्जर, सोल्जर ये जो कंधा होता है उसको सोल्जर बोलते हैं। तो होते हैं ना कंधे पे जिम्मेदारी लेना, उसको रुस्ताट बोलते हैं। तो उस चीज़ को दर्शाते हैं। तीसरा वाला। हाँ, तीसरा वाला इमोशन मतलब भावनाएं। हाँ, सुख दुख ये तो सब भाव चीज़। भाव हाँ, उसका हाँ, पता रहता है। हम कितने भावुक हैं जानना है तो चौथे घर से देख सकते हैं। गुस्से वाला किसी हाँ हाँ, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई बहुत जल्दी रोने लगता है। हाँ, कोई हमेशा एक्सटेंसिव नहीं रहता है, तो सीरियस होता ही नहीं जीवन में। वो सारे चीज़ का एस्पेक्ट है चौथे घर से देख सकते हैं। गाड़ियाँ के बाद क्या लिखा? गाड़ियाँ, Property? हाँ, प्रॉपर्टीज, हमारे कितने जमीन जायदाद वो सब होते हैं ना, प्रॉपर्टीज, घर, ये सब के बारे में भी बताते हैं। चौथा को सुख स्थान या मातृभाव भाव भी बोलते हैं, क्योंकि मदर को दिखाता है। मदर से हमको इमोशनल नरिशमेंट मिलता है। अब देखोगे कोई भी आदमी बचपन में मदर ही सब ये करती है, हमारा भरण पोषण, इसलिए इमोशंस को भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये फिर पांचवा घर होता है। पांचवा घर हमारे प्रोजेनी को दर्शाता है। प्रोजेनी मतलब हमारा जो बच्चे होंगे, हमारे पुण्य को दर्शाता है। पुण्य मतलब प्रीवियस कर्मा, प्रीवियस पुण्य मतलब कि पिछले जन्म से जो हमने पुण्य किया है ना, वो भी ये पांचवें घर से पता चलता है। पांचवें घर हमारे डाइजेशन को भी दिखाता है। लव को भी दिखाता है, हमारे हम कितना प्रेम करते हैं उसके बारे में बताता है। ये हमारे ग्रैंडफादर के बारे में भी बताता है। ग्रैंडफादर अब देख लीजिए, इसका लिस्ट हो सके तो मैं भेज दूंगा। एक्चुअली एक घर में क्या क्या चीज़ें दर्शाते हैं पूरा लिख नहीं सकते, बहुत कुछ होते हैं। जैसे मैंने 4 चीज़ लिखा, एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए लिखा कि क्या क्या चीज़ होती है इसमें, लेकिन बहुत कुछ आप खुद से भी बना सकते हैं आगे प्रैक्टिस करते करते आपको। जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखा, जैसे ये प्रोजेनी को दर्शाता है, बच्चे को दर्शाता है। तो मान लीजिए कोई सन्यासी, उसका तो बच्चा होगा नहीं, है ना, तो उसके केस में ये उसके डिसाइपल्स को दर्शाया, समझे। इसीलिए इसको मैंने हिंदी में पकड़ेंगे ना, एग्जैक्ट वर्डिंग्स होता है, भाव बोलते हैं। अभी हाउस बोलने से वो एग्जैक्ट आता नहीं, तो एक भाव को दर्शा रहा है। तो जो कोई भी उस प्रोजेनी के भाव में आएगा, आपसे जो कोई भी एक बच्चे के रिलेशन में है, वो गोद दिया हुआ बच्चा भी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे हमने मातृभाव बोला, इसको मदर का घर है, भाव है। तो जो भी आपके आप जिससे भी मदर के रिलेशन में, वो सारे चीज़ इससे देख सकते हैं। इवन जो मातृभूमि जो है, बहुत को बोलते हैं मातृभूमि, जो फ्रीडम फाइटर्स लोग रहते हैं, तो उनके लिए मातृभूमि दर्शाएगी और उनके लिए अपना देश दर्शाएगी।
समझ रहे? तो इसको एक भाव की तरह लेके चलिए तो आपको अच्छा से धीरे धीरे करके खुलेगा। जैसे व्हीकल बोले, व्हीकल गाड़ी होता है, तो पहले के ज़माने में कोई ऐसे गाड़ी नहीं होता था, रथ पे लोग जाते थे तो उसका रथ दर्शाएगा। या फिर लोग पशु का यूज करते थे, गाय बैल घोड़ा, तो वो सब चीज़ व्हीकल के अंदर आया। तो किसके पास कितना व्हीकल है, तो पहले के ज़माने में लोग किसके पास कितना घोड़ा है ऐसे देखते हैं। तो ऐसे ये 5वां है, ये 6ठा घर होता है। छठा घर होता है वो आपको आपके रोगों के बारे में दर्शाता है। रोग, ऋण, आपका कोई कर्जा है, आपके शत्रु के बारे में बताता है, ये सब चीज़ों के बारे में बता देते हैं। ये चीज रोग, ऋण, शत्रु इसको बोलते हैं। आपके जो डेली वर्क होते हैं, काम, वर्क, डेली वर्क, कार्य जो करते हैं आप, उसके बारे में भी बताता है। ऑक्यूपेशन हो सकता है। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान इसमें बनाया जाता है। तो ये 7वां घर होता है। सातवां घर होता है वो आपके पार्टनर के बारे में बताता है। आपके पार्टनर के बारे में, आपके वाइफ के बारे में बताता है, या अगर लड़की है तो उसके हस्बैंड के बारे में बताएगा। मैरिज के बारे में बताता है। यूरिनरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसके बारे में बताता है। पार्टनर करने से पार्टनर कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए वाइफ जो होता है वो लड़के का पार्टनर होता है, जीवन साथी बोलते हैं पार्टनर, इसीलिए वो भी एक तरह से पार्टनर में हो। पार्टनर मतलब आपके सामने जो भी है, मान लीजिए आप बिजनेस है तो बिजनेस इसके साथ आप करें, वो जो भी आपके सामने है वो आपका पार्टनर हो गया। एनीबॉडी कैन बी पार्टनर। आप घर से बाहर नहीं कर रहे, आपके सामने जो खड़ा है वो आपका जो भी सामने है अपोनेंट है वो आपका पार्टनर है। आप लड़ाई करने जा रहे हो, कुश्ती लड़ने जा रहे हो, तो जो पार्टनर है आपका सामने वाला वो आपका अपोनेंट है, तो वो भी पार्टनर होगा। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, इसका है। और 6 का होता है जो आप बोल सकते हैं क्लीनिंग जो होता है हमारा, किडनी और ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं वो 6 में आते हैं, जो हमारे शरीर को क्लीन करते हैं। लिवर वगैरह उसमें जो लिवर, हाँ नहीं, लीवर का काम डाइजेशन में आता है, लिवर का काम डाइजेशन में आता है। इसमें किडनी टाइप से जो चीज़ें हैं ना, हाँ वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये वो 5वां है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे लीवर हो गए हमारे, हाँ स्टोमक, स्टोमक मसल है, स्टोमक के अंदर जो जो चीज़ आता है वो सब फिर से दिखाएंगे। ये होता है 8वां घर, ये वाला। ये हमारे इनहेरिटेंस को दिखाते हैं। इनहेरिटेंस, हाँ मतलब इसको क्या बोलेंगे, अनुवंशिकता, अनुवंशिकता, हाँ जो कि हमें पूर्वजों से खानदान में, इससे हमको एज का भी पता चलता है। यहाँ से एज इसका उम्र कितना होगा। यहाँ से ऑकल्ट साइंसेस के बारे में भी देखते हैं। ऑकल्ट साइंसेस मतलब ऐसी विद्या है जो कि बहुत रेयर है, जो कि बहुत लुप्त है। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी एक ऑकल्ट साइंस है, आयुर्वेद है, जो भी वैदिक शास्त्र है, जो कि आजकल मेन स्ट्रीम में नहीं है। तंत्र मंत्र की विद्या ये सब भी इसी से देखेंगे। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनका 8वां घर
कनेक्शन पांचवें घर से होगा, तभी कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पांचवा घर विद्या का भी घर होता है। विद्या भी पांचवें घर से देखते हैं। तो पांचवा का अगर आठवें से कनेक्शन हो जाएगा तो वो ऑकल्ट साइंसेस में उसका जरूर कुछ ना कुछ योगदान रहेगा, वो ऑकल्ट साइंस सीख सकता है। आप देखेंगे, मैंने देखा जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है पांचवें का आठवें से। ये शरीर का इनर से होता है, जहाँ से हम लोग विसर्जन करते हैं, वो दिखाता है। लिख दीजिए। ऑकल्ट साइंसेस मतलब ऐसी विद्या है जो बहुत गहरी है, जो कि जनरल समाज में लोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक भगवत गीता का ज्ञान भी ऑकल्ट साइंसेस हो सकता है, क्योंकि जनरली सबको ये पता नहीं थी, बहुत ही गुह्यम सब्जेक्ट है, गुरुतर सब्जेक्ट है। तो ऐसी जो भी विद्याएं हैं, तांत्रिक विद्याएं हैं, या एस्ट्रोलॉजी है या आयुर्वेद है, ये सब चीज़ सब ऑकल्ट साइंसेस के अंदर आती है। 6 वाला जो रोग का घर है, तो उसका संबंध अगर कोई भी घर से रहेगा तो उस चीज में रोग रहेगा। हाँ, बताएंगे आगे। हर घर का एक दूसरे से संबंध हो सकता है, तो उसका इफेक्ट वो डालते हैं उस दूसरे घर में। ठीक है, नॉर्मल लिखते हैं। ये 9th घर होता है, ये वाला। ये धर्म का घर होता है हमारा, धर्म। हमारे पिता का घर होता है, फादर का। पिता का, फादर का, धर्म का, रिलीजन का बोल सकते हैं, फॉर्चून का, जर्नी का, रिलीजन भी बोल सकते हैं। धर्म मतलब रिलीजन होता है। हमारे भाग्य का घर होता है, भाग्य मतलब होते हैं ना, लक जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ से दिखाया जाता है। फॉर्चून बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें 9वें घर से दिखाया जाता है। अपने पिता के बारे में जानना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और डिसाइपल को अपने गुरु के बारे में जानना है तो यहाँ से देख सकते हैं। गुरु भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको 10वां घर बोलते हैं। दसवां जो घर है आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। आप कौन सा कार्य करते हैं, कोई वकील का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई पढ़ाने का काम करता है, वो क्या प्रोफेशन करेगा वो 10वें से देख सकते हैं। प्रोफेशन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब उसका जीवन कैसे चलता है। 6th हाउस और 10th हाउस में ये डिफरेंस है। 6th हाउस में आप कार्य कैसे करते हैं, जैसे आप हर दिन, हाँ, हर दिन धीरे धीरे काम करते हो, सुबह से 6 से 9 बजे तक आप काम करते हो, और ये एक प्रोफेशन दिखाता है कि हाँ आप पढ़ाने का काम करते हैं। इसमें पढ़ाने का काम आप कैसे करते हो वो दिखाता है, थोड़ा सा अंतर है। ये डेली रूटीन टाइप का काम दिखाता है, डेली वर्क। हाँ, डेली वर्क आप कैसे करते हो उसके बारे में दिखाता है। ये ओवरऑल प्रोफेशन दिखाता है। कोई हो सकता है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन वो जाके केवल बैठे रहता है, कुछ काम करता नहीं है, तो उस टाइप की चीज़ें। 11वां जो घर है वो गेंस का घर होता है। गेंस प्रॉफिट, गेंस प्रॉफिट आपका सैलरी भी आपका गेंस होता है। सैलरी के बारे में देख सकते हैं। आपके सोशल सर्किल के बारे में, सोशल सर्किल
आप कितना सोशलाइज होते हैं लोगों से, कैसे मिलते जुलते हो, कितने फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये सब आप देख सकते हैं इससे। या आपके एल्डर सिबलिंग्स के बारे में भी दिखाते हैं। एल्डर सिबलिंग्स के बारे में दिखाते हैं। अच्छा, ये जो 9वां घर था वो आपके थाई को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके नी को रिप्रेजेंट करते हैं। नी मतलब घुटना। और 11वां घर होता है वो एंकल को रिप्रेजेंट करता है और ये 12वां फीट को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसका डॉक्यूमेंट हो सके तो बाद में भेज दूँगा वो व्हाट्सएप पे, क्योंकि कुछ हर चीज़ें लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे और वो डॉक्यूमेंट में भी हर चीज़ें नहीं होगी। आपको खुद से दिमाग लगा कर धीरे धीरे डेवलप करना। जीवन के हर एस्पेक्ट को इस 12 घर में आ सकता है। गाना होने के बाद 12 जो घर होता है ये वाला वो आपके व्यय का घर होता है, एक्सपेंडिचर का घर होता है। एक्सपेंडिचर आपके लॉस का घर होता है। जब भी आप खर्चा करते हो या आपका जो नुकसान होता है उस चीज को इसको मोक्ष का भी घर बोला जाता है। exit from world। जितना जितना होने के लिए कमाना पड़ता है ना, तो ऐसे लास्ट घर है पारमा लॉस, ये प्रथम घर था आपका जन्म का लगभग। मोक्ष मिल रही है तो इसी तरह। हाँ, तय ऐसा नहीं मोक्ष मिलेगा कि नहीं आप उस घर से देख सकते हैं। हो गया। एक प्रिंसिपल होता है जिसको भावार्थ भावम बोलते हैं संस्कृत में। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इसको आपको खुद से बुक में पढ़ना पड़ेगा आगे चलते, क्योंकि मैं हर चीज़ बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे। आपको जब बुक पढ़ोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो एक भावार्थ भाव प्रिंसिपल से होता है कि एक घर से दूसरे घर के बीच का चीज़ें हम लोग नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो था हमारे स्पीच को दर्शाता है, ठीक है, दूसरा घर है ना हमारे तीर्थ को दर्शाता है, ठीक। और ये चौथा घर किसको दर्शाता है, हमारे मदर को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर मदर के तीर्थ के बारे में जानना हो हमें, तो ये हमारे इससे दूसरा जो घर होता है वो मेरे तीर्थ को दर्शाता है, इसलिए मदर से जो दूसरा घर होगा वो मदर के तीर्थ को भी दर्शाएगा। समझ गए? आपको जानना है कि मदर को दांत में कुछ कीड़े हैं, कुछ बीमारी है, तो आप 5वें घर से देख सकते हैं। तो एक भाव से दूसरे भाव का भी ये निकलता है, इससे जोड़ के निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं भावार्थ भाव। एक भाव से दूसरे भाव का भी कनेक्शन रहता है। समझ गए? अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइए वो कौन सा भाव में दर्शाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाए तो क्लियर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा ये बताइए, आपके मम्मी का, मदर का मोबाइल के बारे में जानना है तो किस घर से देखेंगे? 4, ठीक है। और कोई आंसर? 5 क्यों?
3 का 12 का बोला 12 से से 3 का संबंध देखेंगे। हाँ कैसे 12 क्यों है मतलब कि लॉस इसमें क्या बोला लॉस हाँ लॉस तो मोबाइल का लॉस से कैसे कनेक्शन हुआ मोबाइल फोन खो गया ना क्या हो गया मोबाइल खो गया ना होने गया मोबाइल के बारे में जानना है उसके बेसिकली मोबाइल डिवाइस है उसके बारे में जानना है कैसा मोबाइल है अच्छा मोबाइल है ऐसा खराब है कि नहीं है तो छठे घर से कैसे देखेंगे तीसरे में कम्युनिकेशन आता है हम्म तीसरा का चौथा से देखते हैं। पहला का तीसरा है हमारा जो हम्म मदर के चौथे में है। ओके चौथा का फिर तीसरा हाँ देखिए मैंने बताया था ना तीसरा घर क्या चीज़ का होता है कम्युनिकेशन का मोबाइल क्या है कम्युनिकेशन डिवाइस है ना आप एक जगह से कॉल करके दूसरे से बात करते हैं तो हमेशा तीसरा घर क्या दिखाता है कम्युनिकेशन दिखाता है तो मदर का कम्युनिकेशन मदर के तीसरा घर होगा तो मदर का घर यहाँ से चालू होता है ना इसका 1 2 3 तो ये जो छठा घर होगा उनके मोबाइल के बारे में दिखाएगा उनके कम्युनिकेशन के बारे में दिखाएगा है ना। अच्छा ग्रैंडफादर का घर कौन सा होगा चौथा हुआ इसको 1 मान लेंगे ठीक है ये मदर का ये हुआ ये देखिए अब हमारा कुंडली है ठीक है मान लीजिए मेरा कुंडली है ठीक है अभी मदर का कुंडली मेरे कुंडली में मदर यहाँ पे इसको ठीक इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये मदर का कुंडली हो जाएगा समझ रहे इसको हम घुमा के ऐसे लिखिए ये मदर है चौथे नंबर पे मदर है इसी को हम मदर का कुंडली बनाए तो चौथा यहाँ पे लिख देंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ये मेरी माँ का कुंडली होगा समझ रहे तो बेसिकली जो तीसरा घर होता है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का दिखाता है तो माँ से तीसरा घर 1 2 3 ये वाला छठा नंबर ये देखिए हमने छठा नंबर निकाला था मोबाइल मदर्स मोबाइल ठीक है अभी हमारे दादाजी का देखना है कौन सा घर दादाजी का पांचवा 7 7 9 1 मिनट 5 7 9 और 3 दादाजी बने दादाजी कम्युनिकेशन देखना है या फिर नहीं दादाजी के बारे में देखना है दादाजी के बारे में पंचम पांचवा में 5वां ओके मदर से 5वां नंबर एक- रहेगा ना तो एक बोलना है। 3 4 5 दादा मतलब आपके पिता के पिता हाँ तो मदर अगर 4th में करेंगे तो हमारे अगर देखिए 9वां घर पिता का होता है यानी कि पिता के घर से जो 9वां घर होगा वो दादाजी का घर होगा समझ रहे हमसे जो 9वां था वो मेरे पिताजी का दिखा रहा था और हमारे पिताजी से जो 9वां होगा पिताजी के पिता को दिखाएगा बराबर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो 5वां घर जो था वो हमारे दादा का घर होगा देखो आपको लिखा होगा 5वां घर ग्रैंडफादर हाँ ठीक हो गया। और अच्छा ससुराल को कैसे देखेंगे ससुराल का कौन से जैसे देखेंगे वो मैरिज के बारे में रहेगा मैरिज के नहीं वाइफ पार्टनर जो हुई हाँ। उसके पिता के घर पिता के घर पे ससुराल हमको देखना है पिता मोबाइल तो के घर रहेगा ना हाँ, जब लड़की के ससुराल तो वाइफ के पिता माता भी तो हो सकती है ससुराल में माता भी तो मदर रहती भी है हो सकती है। ससुराल में साले भी तो रहते हैं बहुत कोई रहता है नहीं फैमिली का घर किसे देखते हैं फैमिली कौन से घर में आता है सेकेंड तो जो वाइफ की जो फैमिली होगी वो ससुराल होगा तो वाइफ किसे देखते हैं 7वें घर से उसका फैमिली इससे दूसरा नंबर पे आएगा ये जो हमारे ससुराल के बारे में बताएगा ठीक है जो तीसरा जो घर होता है वो नेबर का भी घर होता है नेबर मतलब कि हमारे पड़ोसी तीसरा हाँ तीसरा उसको लेकर मैं भूल गया था सही बताना हमारे पिताजी क्या काम करते हैं वो कहाँ से देखेंगे कौन से घर से देखेंगे
सातवां सातवां छठा यस कौन सा सातवां। देखिए प्रोफेशन हम लोग किसे देखते हैं, 10वें घर से देखते हैं, और पिता का घर ये है, तो यहाँ से जो 10वां घर होगा वो उनके प्रोफेशन को दिखाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 में शुरू करेंगे हाँ 9 में से शुरू करेंगे, यहाँ से चालू करते हैं 1 नंबर, जहाँ से रहता है वहीं से चालू करते हैं। तो छठा घर हमारे पिताजी का प्रोफेशन के बारे में दिखाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, इसके पीछे मैं ये बताना चाहता था कि आपका जो कुंडली है, आप जो जन्मे हो वो बाई चांस नहीं जन्मे हो। आप जिस फैमिली में जन्मे हो, जो आपके भाई बहन हुए हैं, जो आपके दादा दादी नाना नानी, उन सबसे आपका कार्मिक बॉन्ड है, उनसे कुछ उनके कर्म और आपके कर्म मिलते हैं, इसीलिए आप उनके घर में उस समय पे जन्मे हो। और जो राशि जहाँ पे आई है, जो ग्रह जहाँ पे आए हैं, वो आपको उस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना ऐसे ही जन्म गया, कोई गरीब क्यों जन्म गया और कोई अमीर जन्म जाता है, कोई गोरा होता है कोई काला होता है, कोई अमीर होता है कोई एकदम गरीब, तो उसका कारण होता है। ऐसा नहीं कि वो बाई चांस कोई अमीर हो जाता है, बाई चांस कोई गरीब हो जाता है, वो उस जीव के पिछले जन्म के बहुत सारे कर्म होते हैं। तो परिवार एक्चुअली क्या है, हमारे जो भी संबंध है वो हमारे कार्मिक संबंध है, एक दूसरे के कर्म से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा इस परिवार में ऐसी स्थिति में जन्म हुआ। और ये जो ग्रह तारे नक्षत्र जो भी हमारे कुंडली में बैठे हैं, वो हमारे उस कर्म को लाके हमको दे रहे हैं। इसीलिए कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। बहुत कोई बोलते हैं ये शनि ग्रह बहुत खराब है, वो कुछ खराब नहीं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप ही के कर्म आपको लाके दे रहे हैं। जैसे कोई डाकिया होता है, पोस्टमैन, तो आप चिट्ठी लिखते हो एक जगह से, जैसे आप मान लीजिए मुंबई में काम कर रहे हो, आपने रांची में चिट्ठी लिखा, हाँ पिताजी मुझे नौकरी मिल गई है, नहीं ऐसा अच्छा काम, तो पिताजी को डाकिया ला के देता है, पिताजी बहुत खुश होते हैं। और फिर मान लीजिए 2 दिन बाद कुछ आपने फिर से चिट्ठी लिखा, हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया है, फिर से डाकिया ला के देता है, तभी डाकिया पे गुस्सा करेंगे पिताजी, बोलेंगे तुम कहाँ ऐसे न्यूज़ ला के देता है। नहीं, उससे डाकिया का कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ बीच का मीडियम है वहाँ के न्यूज को यहाँ पे पहुँचाने का। तो इसी तरह जो ग्रह नक्षत्र है, ये हमारे कर्मों को फल हमें देते हैं। गुस्सा किससे कर सकते, सिर्फ अपने आप से गुस्सा कर सकते, करना है इसमें किसी का दोष नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। तो बेसिकली जो कर्म का जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, हमें ये समझना चाहिए कि ये हमको अपने एक्शंस, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करना सिखाती है। कि हम कुछ भी एक्शन करें, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कर रहे हैं, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेना चाहिए। अब देखोगे एक आप किसी को खराब वचन बोलते हैं, वो भी एक ग्रह नोट कर लेते हैं, नोटेड डाउन, और जो समय आने पे आपको वापस रिटर्न करेंगे। ही विल मेक श्योर यू गेट दैट मच, और जितना किए हो उतना ही मिलेगा। आप जैसे मान लो इस दुनिया में भी देखो सिस्टम बना हुआ है, कोई भी चीज़ करते हो, आपने किसी आदमी को गोली मारा तो आपको जज के पास जाएगा, जज भी आपको फांसी पे लटका देगा। और फिर आप गए कहीं पे बम ब्लास्ट किए, 200 आदमी मर गए, फिर भी जज के पास गए, आपको फांसी चढ़ जाए। कितने बार? एक ही बार आप मरोगे। लेकिन ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना, आपने 200 आदमी को उड़ाया तो 200 बार आपको मारेंगे। ये इनका जो कैलकुलेशन होता है एकदम एग्जैक्ट होता है। ये दुनिया के कैलकुलेशन में आप बच सकते हो, पैसा दे के घूस दे के बच सकते हो, फिर ये नोटेड डाउन उतना एकदम एग्जैक्ट नोट डाउन करते हैं। और आपके जितने भी पिछले जो कर्म हैं सबका लेखा जोखा लोग रखते हैं। कोई ग्रह यहाँ पे आके बैठा है, क्यों बैठा है उसके पीछे बहुत सारे कारण। कोई मांगलिक है, क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आते जाएगा। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है? 5 मिनट बाकी है। कोई अच्छा बताया उसको क्या बोलते हैं? इसको कुंडली बोलते हैं, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में या जन्म पत्रिका बोलते हैं। कुंडली नहीं होगा। हाँ, कुंडली यही होगा। लिखा हो रहा था वो उसके बाद में हाँ। नहीं करो। तो ये एक कोडेड फॉर्म है हर चीज़ का, इसको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड मतलब ये अभी कैसा फल देगा। जैसे आप देखो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखा होता है,
अभी जो आदमी प्रोग्रामिंग नहीं जानता उसको लगेगा अरे इसको पता नहीं क्या इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, कोई इसमें वर्ब सब्जेक्ट डाला ही नहीं है ना, इंट आई इक्वल टू 0 ना ऐसा लिखता है प्रोग्रामिंग में। तो वो एक कोडेड फॉर्म होता है, वो वही समझ सकता है जिसको कोडिंग आता है, प्रोग्रामिंग आता है। इसी तरह ये भी एक कोडेड फॉर्म में आपका पूरा लिखा रहता है। फिर इसको डिकोड करने की जो पद्धति होती है वही ज्योतिष का काम होता है। इसको कैसे डिकोड करें, इससे क्या समझें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपका स्पीच का घर होता है, ठीक है, स्पीच का या आपके टंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मंगल आके बैठा है, ठीक है, सपोज करें जो भी राशि के बारे में जैसे, तो मंगल जो होता है बहुत क्रूर ग्रह होता है। तो ऐसा आदमी कैसे वचन बोलेगा, बहुत क्रूर वचन बोलेगा, है ना, बहुत ही हार्श बोलेगा। और यहीं पे आके मान लीजिए वेनस बैठा है, शुक्र ग्रह। शुक्र जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है, आर्टिस्टिक वे में बोलता है, पोइट्री करता है। तो उसका वचन कैसा होगा, बहुत ही स्नीत होगा, सबको अच्छा लगने वाला होगा। कोई कोई आदमी देखोगे बैठे बैठे दोहा बना देता है, कोई कोई आदमी कुछ नहीं होता है ऐसा। तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग अच्छा बोल रहा है कि टाइम आया कि ये इंसान अच्छा बोल रहा है। हाँ। इसीलिए होता है। हाँ, उसी वजह से चेंज होता रहता है। ये कौन चेंज भी कर सकते हैं ना, अगर हम्म, कंट्रोल में हमको पता है वाले नाम पर नहीं हम्म। बोलना, जिसकी बोल सकते हैं। हाँ, हो फिर उसका मतलब वो हमारा कंट्रोल इन जनरल वो क्रूर बोलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मार्स है ना, तो कैसे बोलेगा, उसके वो अच्छा ही बोलेगा ना, तो उसके वर्डिंग से बहुत कटिंग रहेगा। जैसे वो आपको अच्छा एडवाइस भी दे रहा है, अच्छा चीज़ भी बोल रहा है, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलेगा। जैसे आप अपने आसपास के लोगों को भी देखो, सब डिवोटी है, कोई भी मान लीजिए डिवोटी के समय कोई भी किसी को ऐसे नहीं, लेकिन हर के बोलने के तरीके में कुछ चेंजेस रहेगा। उस किसी के बोलने का तरीका बहुत ही हार्ड रहेगा, कोई बहुत ही कोई बड़ा से किसी को डांटना भी होगा ना तो एकदम अच्छे तरीके से डांटे। नहीं बोलिए, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप कहाँ और मैं कहाँ। और सामने वाले को समझ में आएगा कि तो मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। कोई बोलेगा कि कोई आएगा तो डायरेक्टली भी बोल देगा, है ना। ये कोई तरीका होता है बोलने का। आप कल आए मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, चलिए आज आपको दिखाते हैं, कोई से बात करिए ऐसे करके, तो वो आपको दिखेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इफेक्ट भी होता है, हर ग्रह भी अपने आप में घूमते रहते हैं, घूम घूम के वो आपके अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। उसको ट्रांजिट बोलते हैं या गोचर बोलते हैं। एक तो आपके जन्म के समय जो फिक्स स्थान है वो, उसके अलावा भी वो घूमते हैं। जब भी किसी ग्रह का ट्रांजिट होता है तो वो इफेक्ट भी वो डालते हैं आपके ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्स है, वो खराब बोलने वाला होगा ग्रह, लेकिन उसी समय शुक्र घूमते घूमते आपके इस घर के पास से गुजर रहा है, तो उस समय उस शुक्र भी अपना इफेक्ट आपके बोलने पे डालेगा। एक महीने का टाइम। तो हर ग्रह घूमने का जो स्पीड है अलग अलग है। जैसे शनि जो है एक घर में 2.5 साल तक रहता है, 2.5 साल तक। और जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा एक घर में लगभग 2.5 दिन तक रहता है। तो ऐसे तो मुझे 7.5 का मतलब क्या भाई कहते हैं ना 7.5 चंद्रमा। तो 7.5 जब एक 3 चीज होता है, ढैया होता है, ढैया होता है, फिर ढैया होता है, फिर ढैया। तो शनि जो होता है एक घर में कितना रहता है, 2.5 साल के लिए रहता है। तो 7.5 तब होता है जब चंद्रमा जिस घर में होता है। चंद्रमा क्या चीज़ का कारक होता है, आपके माइंड का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है वो। तो जब शनि उसके ऊपर आता है, शनि भी क्रूर ग्रह होता है, तो आपके इमोशंस को बहुत प्रभाव डालता है, आपको बहुत डिप्रेशन में ला देगा, एंग्जाइटी में ला देगा, ऐसे ऐसे चीज़ें करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका चंद्रमा है और शनि ऐसे घूमते घूमते आ रहा है। जब शनि यहाँ पे आता है, तीसरे घर में आता है ना, तभी वो चंद्रमा पे प्रभाव डालने लगता है। तो यहाँ पे 2.5 साल तक रहता है, चौथे घर में भी 2.5 साल तक रहता है, और 5वें घर में भी 2.5 साल तक रहेंगे। ये तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग 7.5 साल आता है। तो इसको शनि का 7.5 ही बोलते हैं कि जैसे ही इस घर में पहुँच, हाँ इम्पैक्ट करेगा। आपका पड़ोसी का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है,
है ना। पड़ोसी में अच्छा आदमी हो तो अच्छा से रहेगा, खराब आदमी हो तो हर दिन झगड़ने आएगा, तुम्हारा नल का पानी इधर क्यों आता है, तुम्हारा बच्चा इधर आके दौड़ता है, हल्ला करता है, बोलेगा ना, तो वो इफेक्ट डालता है पूरा। तो इसको साढ़े साथी बोलते हैं। ठीक है, तो आज नहीं कल हम लोग चर्चा करेंगे पहला घर के बारे में। जो काल पुरुष का पहला जो राशि है वो मेष है और उसके जो स्वामी है मंगल है। तो यहाँ से हम लोग आगे का जर्नी चालू करेंगे और इसको समझेंगे। बहुत सारा हॉरोस्कोप भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आप लोग बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, मुझे लगता है किसी किसी को बाधा आ रही है। मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और क्या क्या सेटिंग्स होते हैं उसके। तो आप उसको देख के सेटिंग्स करके रखिए। अगर समझ में नहीं है तो कल 5 मिनट में बताएंगे कैसे करना है। अगर नहीं है तो आप कमेंट में करिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो कल 5 मिनट उसको दिखाएंगे भी सॉफ्टवेयर का। और हो सके तो सॉफ्टवेयर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप लेकर आइए, आपको देखने में सुविधा होगा। बहुत सारे कुंजी होता है। और दूसरा चीज़, आप अपना जन्म का चीज़ें पता करके रखिए। जन्म कब हुआ था, मतलब तिथि, जन्म की तिथि, तारीख, समय और स्थान, ये 3 चीज़ पता है तो आप कुंडली बना सकते हैं अपना। कोई भी आदमी का कुंडली निकालने के लिए ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जिस समय जन्म हुआ उसी समय क्या हमारा लग्न निकलेगा उस पर, तभी तो बाकी राशि हम डालेंगे। तो लग्न का पता चलेगा। और स्थान के अनुसार भी, किसी का अमेरिका में जन्म हो, किसी का इंडिया में जन्म हो, तो उसके अनुसार भी लग्न बदल जाता है। इसलिए स्थान का ही महत्व है, समय का और तिथि का, तीनों का महत्व। तीनों को पता होने पर ही हम कुंडली बना सकते हैं। ये पता करके रखिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कल से अगला क्लास चालू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।